नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। चंद माह बाद बिजली की रीडिंग लेने के लिए मीटर रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली का बिल मोबाइल पर ही आएगा। जी हां, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पहले चरण में बिजली घरों के फीडर और ट्रांसफार्मरों के बाहर लगने वाले मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने के साथ उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अधिकारी रवि अग्रवाल ने स्मार्ट मीटर की खासियतें बताई है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद अगर उपभोक्ता भविष्य में सोलर रूफ टॉप लगवाता है तो यही मीटर काम आ जाएगा। उसे अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सोलर रूफ टॉप वाले जिन उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, उनके यहाँ भी यह स्मार्ट मीटर लगेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगने से मीटर रीडर का काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद गलत बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। हर माह रीडिंग कराने से भी निजात मिलेगी। बिजली बिल पर लगने वाले से ब्याज से छुटकारा मिलेगा। घर बैठे मीटर को रिचार्ज कराने की सुविधा होगी। बिजली दर पर लगभग 2% की छूट मिलेगी। भविष्य में सोलर पैनल और स्मार्ट स्टेशन स्थापित कराने पर मीटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में अब तक 5396 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यह एक अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड सुविधा है जिसका लाभ सभी उपभोक्ताओं को उठाना चाहिए। स्मार्ट मीटर सभी समस्याओं के समाधान के बिजली के बिल की समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता के यहाँ लगवाए जा रहे हैं और निःशुल्क लग रहा है। इसमें किसी तरह का कोई अभी शुल्क उसमें दे नहीं है। मीटर भी फ्री है, विभाग अपनी तरफ से लगवा रहा है और प्रक्रिया बस इतनी है कि वो आपके यहाँ जाएंगे, बस आपके यहाँ लगा देंगे। उसमें कोई आपसे आवेदन की भी मतलब आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कंज्यूमर पूरा लगाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क लगाएंगे। इसमें क्या दे रहे हैं, मीटर, तार और अगर किसी की सर्विस केबल ख़राब है तो हम उसको सर्विस केबल भी चेंज कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसीलिए कह रहा था ये सुविधा जो अभी आई है शासन की योजना, ये काफ़ी अच्छी है। निःशुल्क में मीटर भी बदल जा रहा है और नया स्मार्ट मीटर लग रहा है और अगर केबल भी डैमेज है तो उसको भी चेंज कर देंगे। तो क्या लक्ष्य है? लक्ष्य फ़िलहाल तो सभी कंज्यूमर्स का है, सारे कंज्यूमर्स में चेंज होगा। गवर्नमेंट सरकारी भी, कॉमर्शियल भी और घरेलू भी, वाणिज्यिक सभी तरह के इंडस्ट्रियल में सब में चेंज होगा। इसमें क्या नियम है, किस तरह बिल आएगी, क्या है इसका? एक और यही सबसे बड़ी एक और फ़ायदा है स्मार्ट मीटर का। इसमें करीब आपको 1.5% का वो भी मिलेगा। बिजली में अपना जो एक आपको ये भी छूट मिलेगी जो बिजली के दाम में होती है टोटल बिल में। और टोटल जो बाकी जितना आप कंजम्पशन करेंगे उसका रियल टाइम बिल आपको देगा। आप ऑटोमेटिकली अपने किसी भी फिनटेक से, जैसे पेटीएम हो गया, इसमें फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे उसको। कितना समय मिलेगा रिचार्ज करने के लिए? जितना टाइम भी आप चाहे, आप जितना अमाउंट चाहे जब से रिचार्ज के लिए 24/7 फैसिलिटी रहेगी। वो तो जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है वैसे वो रिचार्ज होगा। अभी तो क्या ये मोबाइल प्रक्रिया शुरू हुई है कि अभी फ़िलहाल में जो इंटीग्रेशन है वो पोस्ट पेड है। अभी उसका प्रीपेड का भी इंटीग्रेशन चालू नहीं किया गया, चालू होगा कुछ टाइम में। कितने % अभी तक लग चुकी है? तो अभी करीब 5000 मीटर लग चुके हैं शहर में। 5396 मीटर की जो मेरे पास रिपोर्ट है वो 5396 मीटर लग चुके हैं उपभोक्ताओं के। करीब 76,000 कंज्यूमर्स जो हमारे डिवीज़न फर्स्ट में है, सभी को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। लक्ष्य क्या मतलब है कि मतलब 100% बिजली से 100%? जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश? उनसे यही अनुरोध है कि वो लगवा लें। उन्हीं की बेहतरी की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है। आपको बिजली के उसमें भी छूट में भी है
अभी मुफ्त भी है, तो लगवाना उनको आखिरकार शासन की योजना है, करना ही है तो कर लें। अच्छा, इससे बिजली की जो एक समस्या आती है बार बार कि आपकी मीटर गड़बड़ हो गया या फिर बिल कभी मीटर रीडर ने गलत अगर पढ़ने में उसकी गलती हो गई, तो इस टाइप की समस्या से उसका समाधान हो जाएगा। कल को आप सोलर लगाएंगे, सोलर पैनल पे अगर जो आज के समय की डिमांड भी है तो भी मीटर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही मीटर इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, मीटर में कोई दिक्कत आएगी तुरंत मोबाइल मैसेज आ जाएगा, कुछ इस तरह का कुछ है? मीटर में दिक्कत अगर आएगी का जो भी मीटर है वो कम्युनिकेट होगा, वो चूँकि वो सीधा डुअल कम्युनिकेशन है उसका, कोई भी दिक्कत आएगी उसका सब कुछ रियल टाइम में ट्रैकिंग होगी उसका। जनता से क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट में अच्छी परियोजना है, कोई भी परियोजना जन भागीदारी से ही सफल होती है, तो अच्छी परियोजना है। आपका मीटर भी बदल रहा है और अभी स्मार्ट मीटर है, विभाग फ्री में लगा रहा है। आपकी केबल भी अगर डैमेज है तो केबल भी फ्री में ही हम चेंज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ कर के इस योजना का लाभ उठाएं और जो भी तमाम बिजली के बिल से समस्याएं रहती हैं, कभी मीटर जैसे होता है कि रीडिंग का हो गया, गलत हो गया, तो उस टाइप की समस्याओं से निजात हो जाएगी। और किसी तरीके की मतलब एक कहते हैं कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड सुविधा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और लोग इस्तेमाल करें। नवागत जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को जवाहर नवोदय प्रबंधन समिति जियनपुर की अर्धवार्षिक बैठक में मूलभूत भौतिक संरचना में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिसर में सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता को तत्काल ठीक करने का भी संबंधित लोगों को निर्देश दिया। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में स्थित मतगणना पेटी रखने वाले भवन का निरीक्षण भी किया। बैठक में जिलाधिकारी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया। विद्यालय में सोलर लाइट, मार्गों की मरम्मत का एस्टीमेट बनाने का संबंधित विभाग को कहा। छात्रों के स्वास्थ्य की लगातार जांच करने के लिए उन्होंने सीएमओ से नजदीकी अस्पताल पर स्वास्थ्य सेवाएं सदैव उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाकर छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का, परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की निगरानी और भोजन की गुणवत्ता और टेस्ट ठीक करने का प्रधानाचार्य को निर्देश दिया। बैठक के बाद डीएम ने छात्रों की कक्षाओं में जाकर उनकी समस्याओं को जाना। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशिकांत राय ने जिलाधिकारी को विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता पंकज कुमार, सांसद प्रतिनिधि सर्वेश कुमार, उपजिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार, पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी और अभिभावक मौजूद रहे। आज नवोदय विद्यालय की अर्धवार्षिक बैठक थी, जिसमें प्रिंसिपल साहब, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स और सीएमओ साहब इत्यादि हमारे वार्ड्स के पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन सभी के साथ बैठकर चर्चा हुई और विभिन्न एजेंडा बिंदुओं के ऊपर डिस्कशंस हुए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए स्कूल के जिसमें कि कुछ जगह पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि लगानी, मार्ग की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता प्रिंसिपल साहब ने बताई, जिसके संबंध में एस्टिमेट्स बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शंस दिए गए कि विद्यालय की साफ़ सफाई प्रॉपर हो, उसके लिए जो शासकीय हेल्प है वो भी दी जाएगी। जो नवोदय विद्यालय स्टाफ है वो अपनी इंटरनली भी अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही साथ जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ लगातार उपलब्ध रहें, इसके लिए सीएमओ साहब से कहा गया है और उन्होंने आश्वस्त भी किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार विजिट्स या अवेलेबिलिटी ज़रूर सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और बच्चों ने जो खाना पीना है उसको और बेटर कराए जाने के सुझाव दिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये पर्सनली देखेंगे और इंश्योर कराएंगे कि बच्चों के खाने पीने का भी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक सुधार हो। जो हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल का एक विंग जो है वहाँ पर भी विज़िट की। बच्चों ने अपनी सेटिस्फेक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में बताई हैं। बाकी लगातार विजिट करते रहेंगे और जहाँ जो इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता होगी ज़रूर करेंगे। सर, ये पहली बार है कि 3 या 4 दिन में कोई आया और डीएम पहले बार नवोदय विद्यालय पर आया सर, इसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। और सर एक सवाल ये कि इसमें जो विद्यालय की अपकीप जो है उसको
एक तो विद्यालय की परफॉर्मेंस को लगातार हर 6 महीने में इवैल्यूएट करना, और विद्यालय की अपकीप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिया जाना, चाहे वो सुरक्षा के बारे में हो, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट्स के संबंध में निर्णय लिए जाने हो, अन्य जो बिंदु हों उसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशंस किया जाना हो, तो विद्यालय के जनरल अपकीप के बारे में और मैनेजमेंट के डिस्कशंस जो हैं वो लिए जाते हैं। तो उसी संबंध में यहाँ नवोदय विद्यालय में अर्धवार्षिक बैठक थी विद्यालय प्रबंध समिति की। इसमें जिले के जो है मुख्य अधिकारी होते हैं, CMO साहब होते हैं, DIOS होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ये सब पधारे थे। और इसमें हम अपने विद्यालय की जो उपलब्धियाँ होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं, बाधक तत्व हैं, उस पर हम लोग ने चर्चा की डिटेल में कि किस तरह से हम विद्यालय को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा की। और जिलाधिकारी महोदय ने जो है संबंधित विभाग को जो है निर्देश दिया कि इसमें जो है तत्काल हेल्प करके इसका रास्ता निकाले। नवोदय विद्यालय में अब यहाँ पर लगभग 500 बच्चे रह रहे हैं, एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखती है। अब जैसे रात में लाइट कट गई, अब लाइट ऑन ऑफ करने में, जनरेटर से ऑन ऑफ करने में भी टाइम लगता है। अब 500 बच्चे रह रहे हैं, तो यदि सोलर लाइट यदि हर जगह रहे तो हमारी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो और इंटरनल रोड हैं, डैमेज होते रहते हैं, बाउंड्री की हाइट ऊंची करनी है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। विद्यालय सर 500 बच्चे हैं तो बचपना तो करते रहते हैं। अब हम लोग हालांकि उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब हमेशा तो हम लोग साथ नहीं रह सकते, तो बीच बीच में कुछ जो है अनुशासनहीनता की बात करते हैं, लेकिन विद्यालय जो अनुशासन समिति है वो देख लेती है। क्योंकि सर हम लोग जब बड़े मतलब क्लास 6 स्टैंडर्ड तक जाते हैं तो हमको लगता है उदय तो है ही है, हर जिले के लगभग 5000-6000 बच्चे इसमें बैठते हैं परीक्षा में, और उसमें से सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो प्रतिभावान बच्चे तो आते ही हैं और पूरे जिले से आते हैं। अगर बात की जाए सर इस विद्यालय के बच्चों, साल हम लोग एल्यूमिनी मीट कराते हैं, और एल्यूमिनी मीट में यहाँ पर लगभग 300-400 पुराने बच्चे आते हैं, और वो यहाँ देख करके उनको बड़ा गौरव फील होता है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो उनको अवसर दिया आगे बढ़ने का। और यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी जो है आज देश के कोने कोने में हैं, और कोई जिलाधिकारी पद पर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कई बच्चे यहाँ आकर के अच्छा किए हैं। सर लास्ट सवाल है, आप जो है संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी नवोदय विद्यालय के अपकीप करने के संदर्भ में जो भी आवश्यकता है उनको देखें, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, सबको निर्देश दिए हैं। किचन पे क्या कि कैसा भोजन गुणवत्ता के संदर्भ में, तो बच्चे संतुष्ट थे, और सुझाव तो देते रहते हैं बच्चे, लेकिन ओवरऑल संतुष्ट थे बच्चे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे भोजन हो, चाहे। समाजवादी आंदोलन के ध्वजवाहक पूर्व सांसद स्वर्गीय इशदत यादव की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्री कचहरी स्थित नेहरू हॉल में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नमन किया। इस अवसर पर सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव ने स्वर्गीय सांसद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इशदत यादव जी नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अभिन्न सहयोगी एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में किसानों, मजदूरों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सांसद श्री यादव ने स्वर्गीय इशदत यादव जी बीकेडी लोक दल और चौधरी साहब की विचारधारा से लैस थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद किया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा स्रोत है। स्वर्गीय सांसद जी के चित्र पर कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, अरविंद यादव, शाश्वत किशोर, शशांक किशोर, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक बेचई सरोज, आलम बदी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, पूर्व विधायक राम जग, पूर्व MLC राकेश यादव गुड्डू, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व MSc कमला प्रसाद यादव, विजय यादव आदि लोगों ने भी पुष्पांजलि अर्पित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर धर्मेंद्र यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थिति बद से बदतर है, कानून व्यवस्था फेल है,
केवल बहाना कर समाजवादी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोका है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन बीजेपी के नेता झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर बाढ़ चौकियां केवल कागजों में स्थापित है। मौके पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक दो बाढ़ चौकियों पर कुछ सिपाही नजर आए। इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी राजस्व कर्मी नजर नहीं आया। सभी लोगों को आजमगढ़ महोत्सव में लगा दिया गया है। वहां लोगों को तमाम दुश्वारियां का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा की समस्या है, सांप काट ले रहा लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। राशन की समस्या है, तमाम समस्या है लेकिन उसका निदान नहीं हो पा रहा है। अब वह एक बार फिर शुक्रवार को वहां पर जाएंगे और जायजा लेंगे। उन्होंने निशाना साधा कि बीजेपी के लोग तमाम तरीके का झूठा दावा कर रहे हैं और जहां तक वादा निभाने की बात है तो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। स्विस बैंक से पैसा वापस मंगा लिए हैं। किसानों की आय दोगुनी कर दी है। तमाम इस तरीके के दावे को पूरा किए हैं। आजमगढ़ महोत्सव को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादियों से इन लोगों को डर लगता है। समाजवादी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि गण को निमंत्रित नहीं किया गया है, न उन्हें न किसी अन्य को। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूर्व सांसद निरहुआ पर भी तमाम झूठे दावे करने का आरोप लगा निशाना साधा। मुझे तो कोई जानकारी नहीं, ना प्रशासन की तरफ से कोई निमंत्रण आया है। मेरे पास तो नहीं है, मेरे को कोई सूचना नहीं है। अब हो सकता है वो डर रहे होंगे कि निमंत्रण अगर समाजवादियों को दे देंगे तो शायद उनके कहीं कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन तबादले तो फिर भी हो गए। तो आजमगढ़ के एलसी जो कहते हैं भाजपा के, उनसे जाके कहिए कि अपने शासन बात करें। आपको भी निमंत्रण, आपको भी नहीं क्या कि आजमगढ़ के किसी जनप्रतिनिधि को समाजवादी पार्टी के, मुझे मेरी जानकारी में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं है। एमपी साहब, आपको न्योता मिला है आजमगढ़ महोत्सव का? नहीं मिला है। लीडर ऑपोजिशन बैठे हैं आजमगढ़ के, उनको नहीं मिला है। सांसद के तौर पे मुझे नहीं मिला। मैं सोचता हूँ शायद समाजवादी प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बदतर है। केवल दिन रात सरकार इस उधेड़-बुन में रहती है कि कैसे विपक्षियों को सताया जाए, कैसे उनके घरों तक बुलडोजर चलवाए जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उन्होंने बुलडोजर नीति को गैर कानूनी ठहराते हुए रोक लगाने का काम किया है। अब ये तो वही हाल है, क्योंकि कल मैं बाढ़ पीड़ित इलाके में गया, बांध पर कल मैं था, वहाँ चौकियां कागजों में स्थापित है, वहाँ कोई तैनाती नहीं मिली। कल मैं फिर जा रहा हूँ बाढ़ पीड़ित इलाके में, सगड़ी क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ जितनी वहाँ के लोगों को समस्या है, सांप काट रहे हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, पशु कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं थी, कोई राजस्व के लोग नहीं मिले। 1-2 चौकियों पे पुलिस के सिपाही लोग जरूर मिले, बाकी कोई भी नहीं मिला। तो चूंकि मैंने जब पता किया तो पता लगा कि पूरा कर्मचारी मौसम मनाने में व्यस्त है। पिछले सांसद ने कहा था रिंग रोड, आप वहाँ का दौरा कर चुके हैं, रिंग रोड तमाम ऐसी बातें वहाँ की बुनियादी चीजों को लेकर बात हुई थी, उन्होंने काम करा दिया। आपका दौरा क्या रहा? कहाँ पर रिंग रोड बनवा दी? जरा आप जाके वहाँ के लोगों से बात करिए और व्यवहारिक तौर पर फिजिकली चेक करिए कितना काम हुआ है। भाषण देना बीजेपी के लोगों की आदत बन गई है। जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए, जैसे सबके किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, जैसे आप सभी के खातों 15 लाख पहुंच गए, जैसे स्विस बैंक का सारा पैसा लौट आया, जैसे महंगाई कम हो गई। जब उनके नेता इस तरह के झूठ बोल रहे हैं
तो यहाँ के जो पुराने सांसद थे इनसे क्या उम्मीद लगाना। कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ओलामा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की गई। 19 सितंबर को बटला हाउस एनकाउंटर की 16वीं बरसी के मौके पर इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल ने प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस सरकार की लाज बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने हुए साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ की गई और इस दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ व साजिद के साथ एक जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। इस एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध दर्शाया था और यह मांग की थी कि इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए जिसे न सिर्फ मुसलमानों अपितु मुल्क के हर न्याय प्रिय नागरिक की सहमति मिली और हर दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाजें उठने लगी, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया। पार्टी प्रवक्ता तलहा रशादी ने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने कानूनी कर्तव्यों का भी पालन नहीं किया। बटला हाउस एनकाउंटर में एक बहादुर पुलिस अफसर एवं 2 प्रतिभावान छात्रों की मौत हुई, परंतु न तो कांग्रेस न भाजपा की केंद्र सरकार और न ही चुनाव से पहले एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद इस कांड की जांच करवाना मुनासिब समझा। आज 19 सितंबर की तारीख है। आज बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की बरसी है और आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी की नेतृत्व में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं और ये ज्ञापन का कार्यक्रम पूरे देश में जहाँ 14 स्टेट में उलमा काउंसिल की यूनिटें हैं वहाँ पर हो रहा है। आजमगढ़ में हम लोग दे रहे हैं ज्ञापन और हमारी मांग जो पहले दिन थी जब बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर दिल्ली के बटला हाउस में हुआ था, जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्र मार दिए गए थे और एक प्रतिभाशील इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी मृत्यु हुई थी। हम पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की न्यायिक जांच हो, इसकी SIT बनाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आ सके। पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी वो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने इस फर्जी एनकाउंटर को करवाया। हमने कांग्रेस से मांग की, कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में सरकार थी, उन्होंने इस एनकाउंटर की जांच नहीं करवाई। केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो वो लगातार कहते थे हम बटला हाउस की जांच करवाएंगे, उन्होंने नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं इस बात पे जो हमारा यकीन था पहले दिन से कि ये एनकाउंटर फर्जी था, सरकारों के इस लापरवाही भरे रवैये ने इस बात को साबित किया कि ये एनकाउंटर फर्जी है और उसमें 2 मासूम नौजवान बच्चे मारे गए जो देश का भविष्य थे। एक प्रतिभाशील इंस्पेक्टर मारा गया जिनके खुद परिवार था। तो ये बहुत अफसोसनाक है और आज जो उस एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लगातार पिछले सालों से प्रदर्शन करने आ रही है, उसकी वजह से अब राजनीतिक इनकाउंटर बंद हो गए, मुसलमानों के आतंकवाद के नाम पे इनकाउंटर होना बंद हो गए। पर आप देखिए कि अब धीरे धीरे एक इनकाउंटर कल्चर बनता जा रहा है देश में, प्रदेश में। अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इस तरह की हत्याएं होंगी तो जो कानून है, जो इस्टेब्लिश लॉ ऑफ द लैंड है, उसका क्या होगा। हम लगातार इनकाउंटर के खिलाफ मांग करते रहे और हमारी ये मांग जारी रहेगी और जब तक बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की जांच नहीं होती हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसाने के नाम पर फ्रॉड हुए 80,000 रुपए मुबारकपुर थाना पुलिस ने वापस कराया। 22 जुलाई 2024 को आवेदक प्रशांत कुमार यादव पुत्र दीपचंद यादव निवासी ग्राम सुराई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके आवेदक के भाई जो विदेश में रहते हैं उसको दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की झूठी बात बताकर आवेदक को डरा धमाकर कुल 80,000 रुपए की ठगी कर लिया, जिसके संबंध में कंप्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम में टीम द्वारा NCRP पोर्टल व साइबर सेल की मदद से फ्रॉड के यूनियन बैंक के खाता में रुपए होल्ड कराया गया तथा 3 अगस्त 2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया।
जिसके क्रम में न्यायालय आजमगढ़ से रुपए वापसी का आदेश प्राप्त कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नोडल अधिकारी को जरिए मेल प्रेषित किया गया तथा 18 सितंबर 2024 को आवेदक प्रशांत कुमार यादव के बैंक खाता में कुल 80,000 रुपया रिफंड कराया गया। रुपए वापस कराने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक अपराध अखिलेश कुमार शुक्ल, कंप्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम, महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। अच्छा प्रशांत, आपके साथ कैसे फ्रॉड हो गया था, पूरी घटना बताइए जरा। सर, हमारे फ़ोन पे का अननोन नंबर से फ़ोन आया कि आपका भाई जो बाहर रहता है वो एक रेप केस में फंस गया है और यदि आप अपने भाई को बचाना चाहते हैं तो आप 80,000 रुपये तत्काल हमारे यहाँ भेज दीजिए। और मैं डर के मारे मैंने 80,000 रुपया उसके अकाउंट में भेज दिया। भेजने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ कुछ रॉन्ग हो गया। उसके बाद मैं तुरंत थाना पे आया और आपके माध्यम से FIR हुआ। उसके बाद आपने पूरा पैसा हमारा वापस करवा दिया। अच्छा, आज आपने जो है डर के मारे 80,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से भेज दिया। फ़ोन पे के माध्यम से। अब आपको पूरा पैसा मिल गया? आपको पूरा पैसा सर मिल गया, खाते में आ गया है? पूरा पैसा खाते में आ गया। अच्छा, ठीक। गौरतलब है कि भित्ति चित्र कला सबसे पुरानी चित्रकला है और इसी चित्रकला ने गुरुवार को आजमगढ़ महोत्सव का रंग निखारा। विभिन्न स्कूलों, संस्थाओं से आए बच्चों ने हरिऔध कला केंद्र में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच वॉल पेंटिंग कर महोत्सव का रंग निखारने का काम किया। मिली थीम के अनुरूप उन्होंने हरिऔध कला केंद्र की दीवारों पर आजमगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थानों, इमारतों व जनपद की खासियतें को निरूपित किया। उनके चित्र व रंग महोत्सव को चटक व संदेश परक बना गए। आलम यह रहा कि दीवारें तक बोल उठीं। साथ ही इन चित्रों को दीवारों पर उकेरने वाले कलाकार भी यहाँ की अव्यवस्थाओं पर काफी कुछ बोल उठे। कुछ ने तेज धूप में चादर डालकर भित्ति चित्र बनाया तो कुछ ने भूखे प्यासे रहकर दीवारों पर रंग सजाए। पानी, टेंट, नाश्ते का कोई प्रबंध न होने के बावजूद भी उन्होंने महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। यहाँ आए हैं वॉल पेंटिंग में आजमगढ़ महोत्सव में, और यहाँ की जो संस्था है, जो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं दिए हैं। हम लोग अपने से वाइट पेंट किए हैं और अपने से ये घर से लाके सारी व्यवस्था करके हम लोग इसी धूप में किसी तरह बना रहे हैं। दिक्कतें ये काफ़ी थी कि इनको वाइट कलर का पेंट कर देना चाहिए जब यहाँ वॉल पेंटिंग करवाना है, बच्चे भरे हुए हैं तो। और इतनी तेज़ धूप है, धूप में कुछ बच्चे भाग गए, चले गए। हम लोग को स्कूल वाले हैं तो डेली छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तो डेली आके यहाँ करेंगे बच्चों को लेके आके। यही है सर, व्यवस्था यहाँ अच्छी होनी चाहिए थी। और ये हाँ, पेंट की वाइट पेंट करवा दिए होते, यहाँ कोई व्यवस्था करवा दिए होते, टेंट डाल दिए होते तो यहाँ सही रहता। बहुत तेज लग रही थी आप लोग? जी बहुत तेज़ लग रही थी, कुछ लोग को तो चक्कर आने लगे थे। जी महोत्सव के जो आयोजक तो व्यवस्था नहीं की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यहाँ की एक और टीचर आई थी, वो ऑब्जेक्शन की कि बताइए हम लोग बच्चों को लेके आए हैं और इनको अगर धूप लग गई, चक्कर आ गया, बीमार पड़ गए तो जिम्मेदार कौन होगा? गार्जियन तो स्कूल पे चढ़ेंगे ना, स्कूल के टीचर पे, स्कूल के मैनेजर पे दबाव डालेंगे ना। इसलिए लोग छोड़ के चले गए? हाँ, इसलिए छोड़ के चले गए हैं लोग। आप अपनी व्यवस्था से पूरा टेंट लगा? हाँ, हम लोग अपनी व्यवस्था से पूरा टेंट लगा के हम लोग बना रहे हैं। इसमें त्यौहार से रिलेटिव है, यहाँ के आजमगढ़ का जो भी है, जो मशहूर जगह है, जैसे ये धार्मिक चीज़ें हैं जो, हाँ, ये जैसे हमारे स्टूडेंट ये बनाए हैं, वो कुंभ का घड़ा, हाँ, माटी का घड़ा बना रहे हैं, हाँ, निज़ामबाद के, यही सब दिए गए। हम लोग ये चर्च बनाए हैं और ये सिवली कॉलेज बना रहे हैं और आजमगढ़ महोत्सव का भरतनाट्यम बना रहे हैं। सब लोग अपना अलग अलग जो आजमगढ़, हाँ हाँ, जो थीम दिया गया वो अपने से सोच के लोग बनाए जा रहे हैं। लाइफस्टाइल फर्नीचर,
बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।